नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अभी कुछ दिन पहले भारत और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और एक बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच अगर व्यापार को लेकर देख की जाए। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, शुक्रवार को लगभग 69 देशों पर उन्होंने 10 से 41% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। और भारत की अगर बात करें, ये माना जा रहा था कि बेशक भारत और अमेरिका के मधुर संबंध है, लेकिन 25% जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा। और उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जो ट्वीट किए जा रहे हैं, उसके कितने दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ का कितना प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक विशिष्ट पैनल संवाद के आज के इस कार्यक्रम में है, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर श्री राहुल सहाय जी मौजूद हैं, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लगातार जम्मू उद्योग जगत की, जम्मू कश्मीर उद्योग जगत की आप बुलंद आवाज है। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं श्री परवीन शर्मा जी। आप चेयरमैन हैं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक और जाने माने आप जम्मू के थिंक टैंक है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं प्रोफेसर मनोज भट्ट जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और जाने माने अर्थशास्त्री के तौर पर आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कितने मायने हैं जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, कितना प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर आएगा? देखिए विवेक जी, प्रभाव तो बिल्कुल है। जो उन्होंने टैरिफ अभी अनाउंस किया, जो 25% के करीब करीब है, बट जब वो हम उसको, जो उनका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, दैट कम्स टू 19 to 20%। अभी इसका फाइन प्रिंट नहीं आया है, बट नेगोशिएशंस एज जो हमारे जो काम है हमारे डिप्लोमेट्स का या एम्बेसडर्स का, तो उसमें नेगोशिएशन भी चलेंगी। बट अगर हम प्रभाव की बात करें तो हमारी जीडीपी को 0.2% से लेके 0.4% तक प्रभाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो रुपी जो आगे ही थोड़ा सा कमज़ोर है उसको, क्योंकि जब फॉरेन रिजर्व कम होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मेजरली फार्मास्यूटिकल्स और उसके डाउन साइड 15 से 17% होने की उम्मीद है। और टेक्सटाइल्स, जेम्स, मेटल सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है सर्विस साइड पे। ये तो हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो सर्विस साइड पे इंडिया भी काफ़ी मायने में यूएस को इकॉनमी में मदद करता है। जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ हैं, और सर्विस साइड में जैसे काफ़ी यूएस टेक कंपनीज का यहाँ निवेश है, वो यहाँ से बड़े पैसे कमाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब ने एक पिच तो की है, बट कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में हम खरे उतरेंगे। और इंडिया की अपना एक वजूद है, अपना एक मायना है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि ग्लोबल मैन्यूवरिंग कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा की जा रही है। प्रवीण जी, वक्तव्य कहीं सामने आए हैं और ये भी माना जा रहा है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत की जो एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। किस तरीके से इस रेसिप्रोकल टैरिफ को आप देखते हैं? देखिए, यहाँ तक टैरिफ की बात है, ट्रंप जी ने आते ही ये इस इशू को उठाया था और तब से बातें भी चल रही हैं, तब से ट्रेड डील की बात भी चल रही है। आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हुआ था ये सब। अभी भी नेगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन अगस्त से पहले ये ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। तो नेचुरली उन्होंने जो टैरिफ इम्पोज करने थे वो कर दिए हैं। आई थिंक 7 अगस्त से ये इफेक्टिव होगा। हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। हम कोई ऐसी डील तो नहीं करेंगे ना जहाँ हमारे नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होंगे। तो एग्रीकल्चर और ये डेयरी सेक्टर हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ 700 मिलियन पीपल होंगे जो इन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो हम इसको जब ओपन अप करेंगे, वैसे भी इसको हमने कभी टेबल पे रखा नहीं है। इनको हमने, आप इसको प्रोटेक्शनिस्ट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखना है। तो उन सबको देखते हुए कुछ कंसर्न्स हमारे हैं, कुछ कंसर्न्स उनके हैं। और जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि बात चल रही है, मुझे लगता है वेरी सून दे विल बी एबल टू स्ट्राइक ए डील आल्सो। अर्थव्यवस्था का सवाल है तो एक अर्थशास्त्री की पार की नजर किस तरीके से इस रेसिप्रोकल टैरिफ को देखते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ और, करते कुछ हो, क्या कहें?
देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, डोनाल्ड ट्रंप जी का के पास भी प्रेशर बहुत है। उनका पहला कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही। तो उनका एक मेथड जो है वो हर कंट्री के साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग करके, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, आप पूरे पूरे देखते जाइए, सबके साथ वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आई डोंट नो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि पीपल विल स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली नाउ। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका इज ऑल्सो सी, उसका जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का कॉन्टिन्यूम हमेशा से वही है जो पहले था, वो आज भी है। तो हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए जो कि पहले कोई शुरुआती दौर पे लोग कर रहे थे, नहीं ट्रम्प विल बी आवर फ्रेंड। ऐसा कोई फ्रेंड वेंड नहीं, वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी में जो परमानेंट थिंग इज ओनली योर इंटरेस्ट, नोबडी इज योर फ्रेंड, है ना। ओनली परमानेंट थिंग इज योर इंटरेस्ट, है ना। तो अमेरिका अपना इंटरेस्ट है उनका। तो दूसरी बात ये आती है कि इसके बाद अब हम अगर बात करें कि हमारा और उनके में क्या वो ये इसको कर पाएंगे, क्या हम उनके प्रेशर में बकल डाउन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना है। उसके दो रीजंस हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इंटरनल प्रेशर पे। हमारी गवर्नमेंट किस तरह से प्रेशर पे है, क्योंकि जो डेयरी सेक्टर को खोलने की बात करते हैं वो दैट इज क्या वो नॉन वेज मिल्क इंडिया में ये बहुत आसानी से जनता लेगी नहीं, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या ले पाएगी। दूसरी चीज ये भी बात सच है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज तक हमारा जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये बात मानता हूं कि उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बहुत ज्यादा। जो कार आपको ब्रिटेन में, जो कार आपको दुबई में 30 लाख की मिल जाएगी, वो यहाँ 60 लाख की है। जो कार वहां पे 50 लाख की है, वो यहाँ 1 करोड़ की है। ये तो मानता हूं 100% 200% वो हो रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना है, हमें अपने हाउस को भी ऑर्डर में करना है कि धीमे धीमे टैरिफ कम करने हैं, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं। इसलिए किसी के प्रेशर में नहीं, ठीक है, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पे बिना प्रोटेक्शन के आगे बढ़ाना है। बट एग्रीकल्चर उनमें से एक सेक्टर नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए तकरीबन सारे जितने भी बड़े देश हैं जिनके वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वो सारे ही लोग एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे से ऐसा क्यों उम्मीद करी जा रही है ना। और अब इसके बाद जो जियोपॉलिटिकल वाली बात मैं कह रहा था कॉन्टिन्यूम की, वो उनके वहां क्या है, वो जानबूझ के अब कुछ चीजें ऐसी करी जा रही हैं, जो उनके स्टेटमेंट है उनको मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेता, वो जानबूझ के पोजिशनिंग करी जा रही है जिससे कि हम प्रेशर में आ जाएं इंडिया वीज़ावी पाकिस्तान। इंडिया जितना अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना चाहता है, उतना ही इंडिया को साउथ एशिया में ला करके रखा जाता है, उसको मिडिल ईस्ट से जोड़ा जाता है, उसको साउथ एशिया से जोड़ा जाता है। उसके अलावा इंडिया इज बीइंग क्लब्ड विद पाकिस्तान, वो जिसको कहते हैं हाइफिनेशन, है ना। वहीं पे अब वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड रशिया आर बोथ डेड इकोनॉमीज, ये उनका स्टेटमेंट है। जबकि सच बताइए तो ब्रिक्स जो बना वो सारी ही तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। रशिया है, इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब उसमें आप ये कहते नहीं ये तो डेड इकोनॉमीज हैं, जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमारे वहां तो कुछ, हम तो ज्यादा कुछ उनसे करते नहीं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। बट ट्रेड डेफिसिट हमेशा ही गलत होता है, ये कहाँ लिखा है ना। इसको इस तरह भी देखना चाहिए, हमें कई तरीकों से चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि उनके प्रेशर में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट बकल करेगी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट और अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट अगर बकल करती है तो उसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हो जाएंगे हमारे लिए। कई इंपॉर्टेंट चीजें इसमें निकल के आई हैं राहुल जी, जिस तरह जिक्र यहाँ पर प्रोफेसर मनोज भट्ट जी ने किया, कई चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने खुलासा किया। और ऐसे में अर्थव्यवस्था की अगर बात करें और फार्मर्स के हितों की बात सरकार ने की है, एमएसएमई की बात की है, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज मिल्क की बात की है, क्योंकि भारत और की जो सभ्यता कहीं ना कहीं नॉन वेज मिल्क को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी। और जो एग्रेसिव पोस्टरिंग करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है और अपनी कंडीशंस पर काम करने की बात की जा रही है, लगभग 69 देश, किस तरह से भारत अपने हितों का ध्यान में रखे।
देखिए विवेक जी, पहले तो प्रोफेसर साहब ने ये बड़ा विस्तार से समझाया कि जो उनकी एग्रेसिव पोस्चरिंग है वो करते हैं, बट उसमें कितना कोई आता है वो डिपेंड करता है। उन्होंने तो एलन मस्क के खिलाफ भी एग्रेसिव पोस्चरिंग की और ये समझाने की कोशिश की कि टेस्ला इज़ नॉट गुड बट कैन वी डाइजेस्ट इट, कि टेस्ला अच्छी नहीं है। तो इसलिए उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो एज अ बिकॉज बैकग्राउंड एज अ एंटरप्रेन्योर है तो वो उस तरह से ले ली जाती हैं कि एग्रेसिव पोस्चरिंग करो फिर नेगोशिएट करो। बट जहाँ तक आपने बात की कि इंडिया में मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम वो कभी भी कम नहीं करेंगे इस प्रेशर में, बिकॉज इंडिया को अब अगर ऐसा है तो और विकल्प ढूंढने चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। हम अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, कोई जो मर्जी कहे, बट हम अपने तरीके से उसको अलग लेके जा सकते हैं। और रही बात ये छोटी सी चीज़ें बोलने की कि पाकिस्तान से ये और वो, इंडिया को इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वी आर टू फार नाउ, और अब हमें वैसा कुछ नहीं, उस प्रेशर में हम आने वाले नहीं। बट जहाँ आपने ये बात की कि कैसे, जैसे प्रोफेसर साहब ने एक मैन्युफैक्चरिंग की बात की, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि ऑटोमोबाइल की जैसे बात की, अगर कॉस्ट 50% है तो 50% टैक्स भी है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल पे लगा रही है। हालांकि J&K में और भी थोड़ा सा बुरा हाल है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे इंडिया में बेसिक पे लगती है, यहाँ बेसिक प्लस टैक्स पर रजिस्ट्रेशन लग रही है, तो कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। बट हाँ, इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि इंटरनली टैक्स को हम कैसे कम करके कॉम्पिटिटिव तरीके से रहें और जिसमें हम एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज़ को कर पाएँ। और मैंने एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, जब भी वर्ल्ड में किसी कंट्री पर ये परेशानी आई हैं, तो जैसे चाइना के एग्जांपल लें, जब उन पे ये सैंक्शंस लगी और बाहर के देशों ने माल कम लेना शुरू किया तो उन्होंने अपने सिटीजन्स को फ़ायदा दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने सिटीजन्स को फ़ायदा देने की ज़रूरत है, जिससे अपनी कंजम्पशन, अपनी प्रोडक्शन की ज़्यादा बढ़े और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो और उससे इकॉनमी अच्छी चले। वरुण जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह डेड इकोनॉमी का यहाँ पर जिक्र किया है प्रोफेसर साहब ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी कहा कि रशिया एंड इंडिया बहुत डेड इकोनॉमी है, अपने तरीके से चल जाए, और उसके जवाब में फॉर्मर प्रेसिडेंट रशिया के दिमित्री मेदवेदेव का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हल्का सा टेंस होता नजर आया है। यूएस सबमरीन्स इस वक्त रशिया की तरफ पहुंच गई होंगी, और रशिया का क्या रिस्पॉन्स है कि देखने वाली बात है। लेकिन जो डेड इकोनॉमी की बात की और ब्रिक्स का जिक्र प्रोफेसर साहब ने कहा है कि ब्रिक्स में भारत का बढ़ता प्रभुत्व और रुपए में जो ट्रेड की बात चल रही है, क्या उससे चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका? देखिए, एक दो चीज़ें अभी मनोज जी ने क्लियर की भी हैं। डेड इकॉनमी की बात की उन्होंने, इंडिया और रशिया को क्लब किया है। द रीज़न इज़, वाकई अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रशिया और इंडिया के साथ उनका ट्रेड बहुत कम है। हम अपने एक्सपोर्ट्स का आई थिंक 18% करते हैं, और उनकी अगर बात करें तो उनका तो 2.5% है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि इंडियन इकॉनमी इज़ डेड इकॉनमी, दैट इज़ नॉट राइट। कहाँ हम फ्रेजाइल 5 में थे, वहाँ से उठ के हम टॉप 5 में आते हैं। एंड जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, बाकी इंस्टीट्यूशन है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन सब ने लेबल किया है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वेरी सून आफ्टर USA एंड चाइना। तो उस सेंस में मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल मिसप्लेस कमेंट है कि इंडियन इकॉनमी इज़ डेड इकॉनमी। बाकी देखो, इंडिया जो है ना, हम एक बात करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो या बाकी जगह पे भी हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात हो, तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरन नेशन हैं, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, हम किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका हमें पर्पज़ ही समझ नहीं आ रहा, उनके गोल पोस्ट क्या हैं। कभी वो कहते हैं हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम उन कंट्रीज़ को पनिश करना चाहते हैं जो ईरान और रशिया जैसे कंट्री से ऑयल ये सब खरीद रहे हैं, जब मिलिट्री हार्डवेयर जैसे हम रशिया से ले रहे हैं। तो वो गोल पोस्ट अपनी चेंज करते रहते हैं। लेकिन जैसा मनोज जी ने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना थिंग्स विल सेटल डाउन, और उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि ये ऐसे चलेगा नहीं। और अगर हम अपने साउथ एशिया को देखें ना, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, तो मुझे लगता है म्यांमार को छोड़ के सबसे ज़्यादा टैक्स हमें, टैरिफ हमें ही लग रहा है ना। म्यांमार को 40% है, एंड देन
वी आर हेयर विद 25%, तो बाकी कंट्रीज को कम लग रहा है, तो एज इफ के दे आर टारगेटिंग इंडिया, है ना। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे, और उसके बाद भी अच्छा इतना आसान जैसे राहुल जी ने कहा उनके लिए भी नहीं है। हमारा अगर एक्सपोर्ट कम होता है यूएसए में, तो एक्सपोर्ट क्या होता है? फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना। तो फार्मास्यूटिकल्स तो उनके लिए भी तो इट विल हिट देयर कस्टमर्स आल्सो, देयर कंज्यूमर्स आल्सो। सो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, और सम हो 2-4 महीने में वी बी एबल टू स्ट्राइक ए डील विद यूएसए आल्सो। और एक बात और है, हमें सिर्फ यूएसए पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, किसी भी कंट्री के कोई परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज नहीं होते। अगर हम स्टेप्स में चले तो ठीक है, नेगोशिएशंस वी कंटिन्यू विद देम, दैट इज 1। 2, वी शुड लुक फॉर मोर ट्रेड पार्टनर्स आल्सो, और ऐसा हो भी रहा है। मुझे लगता है इसी महीने 13 ट्रेड एग्रीमेंट्स आर पाइपलाइन, है ना। यूके के साथ हमारा हो गया, यूएई के साथ हमने किया, और बहुत सारे लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपने ट्रेड जो रिलेशंस हैं, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं, और जो हमें अगर इन शॉर्ट रन कुछ लॉस होता भी है, हम उस लॉस की भरपाई भी कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन मूव अकॉर्डिंगली इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। बट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रशिया पुराने एलाइज रहे हैं, दोस्त रहे हैं, और हमेशा एक विश्वसनीय पार्टनर रहे हैं। अमेरिका को शायद ये खलता हुआ नजर आ रहा है, तभी एक पोस्टरिंग की बात की है, एग्रेसिव पोस्टरिंग की बात की। बाकी देशों की बात नहीं करें, स्पेसिफिक इंडिया की अगर बात करें, तो ये कारण आपको लगता है कि जो ट्रेड टॉक्स अभी भी चल रही हैं, और तभी कारण है कि 1 अगस्त से हटाकर 7 दिन की और भी इसको डेफर कर दिया गया। किस नज़रिए से इसको देखते हैं कि एक दबाव भारत पर लगाया जा रहा है? देखिए, दबाव तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चाहूंगा कि ट्रेड टॉक्स फेल हो। उसके रीजन बता रहा हूं। उन्होंने टिम कुक, है ना, टिम कुक ने सीधे सीधे कह दिया, मैं तो इंडिया में प्रोडक्शन करूंगा, आपको 25% लगाना है, लगा लीजिए, है ना। तो उनका एप्पल अब यहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिका में प्रोड्यूस करेगा तो 25% लगाने, मतलब तब तो उनके वहां लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो 100% कॉस्टली हो जाएगा। इससे बढ़िया 25% देकर के फिर भी वो सस्ता रहेगा, यू नो। तो देखिए, दीज आर नॉट, जिसको हम गेम थ्योरी की भाषा में कहते हैं, दीज आर नॉट क्रेडिबल थ्रेट्स। दीज आर, क्योंकि ये आप थ्रेट तो दे रहे हो, लेकिन कर पाओगे नहीं ऐसा, है ना। ये थ्रेट तो दिया है आपने, थ्रेट तो दे दिया, मैं कर दूंगा, कर दो। आई वॉन्ट these talks to fail। उसका रीजन है 2-3, हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। हमारे लिए अच्छा ये है कि हमें भी उनके बिना जीना आ जाएगा, और उनके क्योंकि मैं मानता हूं अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट किसी भी कंट्री के लिए। चाइना के लिए भी बहुत बड़ा है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा है। अब वो इंडिया का अगर नेग्लिजिबल है, इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दो, लेकिन कनाडा तो बहुत बड़ा है, कनाडा के साथ तो उनका ट्रेड बहुत ज्यादा है। कनाडा को उन्होंने 51st स्टेट बता दो, ग्रीनलैंड को ये कह दो, फिर चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा रखा है उन्होंने। किसको आप बड़ा मान रहे हैं? मानते हैं आप दुनिया के लीडर भी हैं, आपका सब कुछ ज्यादा है, लेकिन अब अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग वैसी नहीं रह गई। डॉलर पे कंट्रीज का विश्वास खत्म हो चुका है, बहुत कम होता जा रहा है। पहले क्या था, 75% था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 60%। आप सोचिए, कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स गोल्ड, कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। मुझे बताइए, ऐसे में अगर कंट्रीज ने अपना रिजर्व, क्योंकि आपको मालूम है हाल फिलहाल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड खरीदना शुरू किया, उस पर भी उनका ऑब्जेक्शन है, बिकॉज वो चाहते हैं डॉलर बना रहे। अपना उनके जितने डेफिसिट्स हैं उसको कैसे मीट आउट करने वाले हैं। अमेरिका के पास आज तक क्या था, बिकॉज डॉलर इज अ हार्ड करेंसी, यू कैन प्रिंट डॉलर्स, लेकिन अब ये धीमे धीमे उतना ही कठिन उनके लिए भी होता जा रहा है। देखिए, ऐसा है, एक बात है धमकी देना और धमकी करके आगे निकल जाना। एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव मैन अ मास्क एंड ही विल रिवील हिज ट्रू फेस, है ना। तो ठीक है, वो प्रेसिडेंट बने हैं, वो धमकी दे रहे हैं, दे लें। मैं चाहता हूं कि ट्रेड टॉक्स फेल हों, ये उनके लिए अच्छा है, उनके लिए उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है, और हमको उनके बिना हर तरीके से, एक तो ट्रेड वाइज और अदरवाइज मिलिट्रीली, ये नहीं कि रशिया हमारा बड़ा फ्रेंड है, जो आपने, मैं वो भी नहीं मानता, क्योंकि एक जमाने आपको वो भी याद होगा जब रूबल ट्रेड में हमें बहुत
नुकसान की बातें आ गई थी, है ना। तो ऐसा मैंने कहा ना, इंटरनेशनल एरेना में कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई मोरालिटी नहीं होती। मोरालिटी कुछ नहीं है, कोई मोरालिटी, कोई ग्रैंड स्टैंडिंग ये नहीं कि रशिया जो है वो अपने उसको वॉर फंडिंग हो रही है। अरे अगर ऐसा है तो गैस तो पूरा यूरोप खरीद रहा है ना, उससे ट्रेड फंडिंग, उससे वॉर फंडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ इंडिया के खरीदने से हो रही है। अभी हाल फिलहाल आईएसआईएस के लीडर कौन सी कंट्री है जहां के डिक्टेटर से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करी, वो सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान का पूरा पास्ट भूल गए भाई, पाकिस्तान का पास्ट ही तो, और हम नहीं कह रहे हैं, ये यूएन में, मतलब आप देख लीजिए ना, उन्हीं के इंटरनेशनल फोरम में कई बार ये चीज प्रूफ हो चुकी है। आज वो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया, आज वो पाकिस्तान से तेल निकालने वाले, भले ही उसके लिए वो उनको जमीन के अंदर पहले तेल डालना पड़े, फिर वो तेल निकालना पड़े, जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट। तो देखिए ये सब चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नाउ दिस और एक बात बहुत अच्छी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, चाहे उनके कंजर्वेटिव हों, चाहे मतलब रिपब्लिकन, दोनों में से कोई भी, उनके एक तो उनका जो, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी कंटिन्यूटी में मैं देखता हूं, मैं ये नहीं देखता व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप की नजर से देखूं तो फिर तो उनके प्रेसिडेंट के पास हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट से छोटा टेन्योर है ना। तो जितना वो कर रहे हैं वो कितनी दूर तक ले जा पाएंगे इस सबको करके, मुझे लगता है ही विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू। और दूसरी चीज ये है जो सबसे अहम बात, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है उसकी भी कंटिन्यूटी हमारे बहुत प्रो रही नहीं है आज तक यूनाइटेड स्टेट्स की। आप सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस भी अगर बात करूं, यूएस इज नॉट, क्योंकि इंडिया एक तो कभी क्लाइंट स्टेट नहीं रहा पॉलिटिकली, मिलिट्रीली। दूसरा, इंडिया को वो ये तो चाहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए तो इंडिया को यूज करना चाहते हैं, बट वो साथ ही साथ अब ये नहीं करना चाहते, एक गलती जो चाइना के समय में हो गई, अब वो नहीं चाहते कि एक बड़ी इकोनॉमी बन के उभरे। तो देखिए, अगर आपको खड़ा होना है तो अपने दम पे होना। बिल्कुल अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया आपने, आप एक बड़ा दोनों देशों के बीच अगर व्यापार की अगर बात करें, इस तरह के और भी विकल्प भारत को ढूंढने पड़ेंगे, और खासकर यूके ब्रिटेन का जो एफटीए कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा एग्रीमेंट है और एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्री इंडिया की इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख रही है, बिकॉज यूके एक ऐसी मार्केट है इंडिया के लिए जो यूरोप का गेटवे है, और वहाँ से हम पूरे यूरोप में बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और दिस इज़ वेरी गुड। हम अपैरल्स की बात करें, हम जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, बहुत बड़ी मार्केट को हम कैटर करने वाले हैं। बाकी जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि ये दिखाया जा रहा है और पोस्चरिंग है, और ये ज़रूर मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो यूएस को खुद ही समझ आएंगे, और हर कंट्री इज़ लुकिंग एट पेशेंटली, और सभी ये कह रहे हैं कि एक साल बाद जो आज ये कर रहे हैं उसके परिणाम यूएस के लिए काफ़ी ख़राब होने वाले हैं, और इंडिया को पेशेंटली थोड़ी देर इनको छोड़ देना चाहिए और अपने विकल्प देखने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम बड़े सक्षम हैं इसमें, तो हमें भी ऐसा लगता है, और इंडिया की जनता उनके पीछे है, बिल्कुल उनके साथ है, और वो जो डिसीजन लेंगे उसके साथ इंडिया खड़ा है। बट ये है कि हमें इस प्रेशर में नहीं आना है, और वी शुड वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। अगले महीने सुना है कि यूएस डेलीगेशन इज हेयर, उसके बाद थोड़ा इम्पैक्ट देखें इसका। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि लेट्स बी सेल्फ रिलायंट, तो इंडिया को अपने आप पता लग जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, और ना हमने कभी हार मानी है ना मानेंगे, और जनता जो है उनके पीछे। और यही कारण है कि भारत की तरफ से ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई रिएक्शन भी आ रही है, और आज डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई भी, प्रधानमंत्री की तरफ से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रही है। किस नज़रिए से इस ट्वीट को देखेंगे? भारत की रिएक्शन सामने नहीं आ रही है, एक मैच्योर नेशन के तरीके से बात काम कर रहा है। नेचुरली हमें तो हम बड़ा एक उस बात पे चल रहे हैं, वी हैव टू प्ले वेरी केयरफुली, और हमें अपना मूव जो है बड़ा कैलिब्रेट तरीके से करना है। हमें यूएसए को भी नहीं छोड़ सकते हम गिवन सर्कमस्टांसेस में, और बाकी जो ट्रेड पार्टनर्स हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक बात जो राहुल जी ने कही, मैं उस पर भी थोड़ा करना चाहूँगा, वो एक थर्ड ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है। एक तो हो गया कि नेगोशिएशन चल रही है यूएसए के साथ, हमारी डील हो जाए, बहुत अच्छा है, वी कैन लुक फॉर न्यू ट्रेड पार्टनर्स आल्सो। थर्ड जो है
कि हमें जो अपनी इकॉनमी है उसको भी लिवरेज करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जैसे मेक इन इंडिया था, इस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम्स थी, इंसेंटिव्स थे, उनको कंटिन्यू करना चाहिए और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाना चाहिए। अमेरिका, चाइना ने यही किया और कुछ हद तक वो सफल भी हुए उसमें। तो मुझे लगता है उससे भी हमें लॉन्ग रन में काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो हमारी डिपेंडेंस है, देखो कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के लिए काम करेगा जो दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, मुझे लगता नहीं है। आपके इंटरेस्ट उनके साथ जुड़े होते हैं, आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ना हम रशिया को छोड़ सकते हैं, ना हम बाकी कंट्रीज विज़ गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो हमारा अपना स्टैंड है, जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, जो हम अपने तरीके से डिसीजन लेते हैं, हम तो वी विल नॉट कम अंडर प्रेशर। दे आर यूजिंग इट एज ए टैक्टिक्स, कभी किसी के साथ कभी जोड़ देते हैं, कभी किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है हमारा जो डिसीजन होगा बड़ा वाइज होगा और आने वाले टाइम में थिंग्स दे विल इम्प्रूव आल्सो। पर सब चलते चलते एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरी भौगोलिक वैश्विक स्थिति में क्या ये आसार नजर आएंगे कि भारत, चाइना और रशिया का एक मेजर वैश्विक स्तर पर एक कोलैबोरेशन या फिर इम्पैक्ट जॉइंटली देखने को मिले? नहीं, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा इस वजह से क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ऐसे नहीं है ना। देखिए उसमें गलतियां हमारी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज इंडिया के साथ क्या है, इंडिया इज अ लीडर विदाउट एनी फॉलोअर। हम हमेशा, और ये आज से नहीं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट से नहीं, ये सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ नेहरू टू एवरीबॉडी, जितने भी हम लीडर बनना चाहते हैं मगर हमारा फॉलोअर कोई नहीं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है। हाँ, दूसरी तरफ यूएस चाहो ना चाहो बड़ी कंट्री है, ठीक है, नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी काफी अभी भी नंबर 1 है। हाँ, चाइना और हमारे इंटरेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज हम एक ही क्लाइंटेल को वो कर रहे हैं केटर, ठीक है ना। वो बात और है कि चाइना की अपनी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, इंडिया की भी बहुत बड़ी, तो वो एक अलग बात रही। मैं ये भी मानता हूं कि यूएस आज भी सबके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। ना इंग्लैंड, ना यूके, ना यूरोपियन यूनियन, वो उसका रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। मैं चाहता हूं वी शुड बी एबल टू केटर टू यूनाइटेड स्टेट्स ओनली इन स्पाइट ऑफ 25%। देखिए 25% लगा देंगे, आप चाइना के ऊपर भी लगा देंगे, आप इंडिया के ऊपर भी लगा देंगे, आप कनाडा के ऊपर भी लगा देंगे, लगाइए, सब पे लगाइए। उसके बाद होगा क्या, उसका इंपैक्ट होना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप देखो ना, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, कर लीजिए, ऐसा करके देख लीजिए। बाय द वे एक बात बताऊं, जो ट्रंप साहब के जितने भी ट्वीट्स या अदरवाइज सोशल ट्रूथ में वो सब बोलते रहते हैं, उसको इसलिए नहीं क्योंकि जानते हैं अभी तक हमने वो दौर देखा था जहां पे कि एक बार जो नेगोशिएशन टेबल में जो बात बोली जाती थी वो फाइनली फिर व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन बोल दिया करता था। अब आप 20 बार तो सीज फायर के लिए बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, कोई मान क्यों नहीं रहा। 20 बार ये कह चुके हैं कि मैं 25% कर दूंगा, फ्रेंड भी है, ये भी बोल रहे हैं साथ में, हैं? इतनी बात, आई थिंक यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप बहुत बड़े ऑफिस में होते हैं देन बीइंग रेटिसेंट, कम बोलना एक आपकी वो होती है ना, एक आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही नहीं, मतलब हर समय वो तो ऐसा लग रहा है कि वो जर्नलिस्ट आकर के बीच में जो बोले जा रहा है, ऐसे में इससे फायदा कुछ नहीं होना। देखिए हर कंट्री, आप देखिए ना, यूरोपियन यूनियन ने इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया है ना, बल्कि वो कह रहे हैं लोग आ जाओ सब हम, वरना ये उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ। ऐसे में इज इट गुड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स? मैं तो उनकी नजर से भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी नजर से, उनकी नजर से भी ये ठीक नहीं हो रहा है। बिकॉज यू नो, हमें एट द एंड ऑफ द डे वेदर वी लाइक इट और नॉट, यूएस इज ग्लोबल लीडर, उसके प्रेसिडेंट का ऐसा बिहेव करना ये दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है ना। इतने स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं, उन्होंने एक, ये नहीं कि मैं यूक्रेन की तरफ हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा, मगर किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को हैरस करना, जलील करना बैठा करके, फिर कभी किसी के लिए कुछ कह देना, कभी किसी के लिए कुछ कह देना, ऐसा पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे थोड़ा इसमें शालीनता और शिष्टाचार की कमी लगती है ना। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जी जी एक वेग जी जो प्रोफेसर साहब ने बात की, एक और बड़ा रोमांचक अब आगे टाइम है देखने वाला, जैसे यूएस ने पाकिस्तान पे दाव लगाया है और इसमें चाइना कैसे बिहेव करता है, बिकॉज चाइना वाज ऑलवेज थिंकिंग दैट पाकिस्तान पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारे साथ है, और जो एकदम यूएस इज इन बिटवीन।
तो वो एक बड़ा रहेगा इंटरेस्टिंग कि अब चाइना, हाउ चाइना बिहेव्स आफ्टर यूएस पिच इन पाकिस्तान। तो मैं यही कहना चाहता था कि ये भी एक अपने आप में, जो आपने कहा कि क्या चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे आ सकते हैं, तो हो सकता है कि चाइना मे ऑफेंड आफ्टर यूएस पिचिंग इन पाकिस्तान। तो एक लास्ट में पाकिस्तान, सर एक दूसरी चीज हो जाती है। पाकिस्तान में क्या है ना, पाकिस्तान इज अ कंट्री अप फॉर सेल। मैं इसको अदरवाइज नहीं, इसको इसलिए नहीं बोल रहा कि इज अ कंट्री, बिकॉज उनके पास पैसा रह नहीं गया है। तो अप फॉर ग्रैब्स में जो चीज होगी, उसमें हर कंट्री, जो भी दूसरी कंट्री में कोई परेशानी पैदा करनी हो, जैसे देखिए पूरा अफगानिस्तान में जो भी हुआ, पहले यूएस गया, फिर पहले रशिया गया, फिर यूएस गया, उसमें सब लोग कंट्रीज जाती रही, तो वाया पाकिस्तान, यू नो, पाकिस्तान इज अ लैंड फ्रॉम वेयर दीज कंट्रीज ऑपरेट। इंडिया को कंट्रोल करना है वाया पाकिस्तान, है ना, चाइना को कंट्रोल, यूएसआर को कंट्रोल करना है वाया पाकिस्तान। तो देखिए ये बताओ, पाकिस्तान एक टूल हो गया है ना, तो उसको उस तरह से न देखा जाए। अब बताइए वहां से तेल निकालेंगे ये कैसी सी बात है? वो देखने वाली बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए हैं, भारत की तरफ से मैच्योर रिस्पॉन्स अभी तक सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत को भी विकल्प देखने होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप साहब की कथनी और करनी में हमेशा पिछले कुछ समय से लगातार अंतर को देखने को मिला है। और क्या 7 दिन के बाद, यानी कि 7 अगस्त से भारत पर ये टैरिफ लगेंगे या इसमें कोई रियायत दर देखने को मिलेगी, सबका इंतजार रहेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत उसको एक मैच्योर तरीके से देख रहा है, और क्या इसके परिणाम रहेंगे, हम सबकी नजर रहेगी। राहुल जी, प्रवीण जी और प्रोफेसर मनोज जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, अपना कीमती समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज की संग में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।